आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए। इसका 2-3 वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे, एक वीडियो में ही इसको हम लोग फिनिश करना चाहेंगे। ठीक है, बट यहाँ तक अगर आप लोग आ चुके हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या आपको और हम दे सकें। उस हिसाब से आप हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट पे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई को आज। तो शुरू किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा either by metabolic activity or by other means like excess ingestion। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एनिमल जो है एक्यूमुलेट करता है क्या क्या। अमोनिया को एक्यूमुलेट करता है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, सल्फेट को एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब अपने बॉडी के अंदर जमा कर रहा है। कैसे जमा कर रहा है? बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर अदर मीन्स लाइक इंजेशन, या फिर खाना खा करके उसको जमा कर रहा है। खाना खाते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दिस सब्सटेंसेस, अब ये जो सब्सटेंस बॉडी में जो जमा हो रहा है इसको हमको बाहर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के लिए ये टॉक्सिक हो जाएगा, ज़्यादा समय तक रहेगा अमोनिया वगैरह। तो बोल रहा है कि दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली इन दिस, टोटली और पार्सली उसको रिमूव करना पड़ेगा। बोल रहा है इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में मेनली हमको क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन कैसे करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, उसके बारे में पढ़ेंगे, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब यहाँ पे लिखा कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमारे पास कितना तरह का वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है? 3 तरह का। पहला नंबर हो गया अमोनिया, दूसरा नंबर हो गया हमारे पास यूरिया और तीसरा नंबर हो गया हमारे पास यूरिक एसिड। आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and require large amount of water for its elimination। सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है? अमोनिया है। तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। और अमोनिया को रिलीज बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो लिखेंगे इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, चलिए, तो यहाँ पे अमोनिया क्या हो गया? अमोनिया हो गया सबसे मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल अमोनिया ही है। इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड is least toxic nitrogenous waste, यूरिक एसिड क्या है? लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए इट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बहुत कम पानी चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए। इट रिक्वायर मिनिमम अमाउंट of water for its elimination, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी चीज़ हम साइड में लिख रहे हैं ना, उसको ज़रूर से लिखिए, क्योंकि जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे दोबारा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमोनिया को रिलीज़ करने का, एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म इसको बॉडी से अमोनिया को रिलीज़ करेगा उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोले? 2 पॉइंट बोले। पहला नंबर बोले अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालता हो, उसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म।
और वैसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को बाहर निकाल रहा है बॉडी से उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। फिर इसका एग्जाम्पल आएगा, मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछता है यहाँ से। तो अमोनोटेलिक में एग्जाम्पल लिखेंगे, अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर बोनी फिशेस हो जाएगा, बोनी फिशेस। बोनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल। पहला नंबर कहाँ गया? पहला नंबर यहाँ एक्वेटिक एम्फीबियंस है, यहाँ बोनी फिशेस है, एक्वेटिक इंसेक्ट है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल, एक्वेटिक एम्फीबियंस लिख दिए, बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट लिख दिए। दूसरा नंबर एक्वेटिक इंसेक्ट। तीसरा नंबर में लिख दीजिए एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। तो ये अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन ये सब हो गया अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट इज़ रीडली सोल्यूबल। अमोनिया के बारे में क्या बोल रहा है? ये रीडली सोल्यूबल है, इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूज़न, और आसानी से ये डिफ्यूज़न से भी बाहर निकल जा रहा है, फ्रॉम बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिशेस और एज अमोनियम आयन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमोनिया जो बाहर निकल रहा है वो किस फॉर्म में बाहर निकल सक रहा है? वो अमोनियम आयन के फॉर्म में भी बॉडी से बाहर निकल रहा है। डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस थ्रू गिल सरफेस से भी हो रहा है, बॉडी सरफेस से भी वो डिफ्यूज़ आउट कर जा रहा है। किस फॉर्म में डिफ्यूज़ आउट कर जा रहा है? एज अमोनियम आयन के फॉर्म में भी डिफ्यूज़ आउट कर जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। और किडनी जो है अमोनिया के रिमूवल में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं निभा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली में हुआ क्या कि वैसा एनिमल जो वाटर में पाया जा रहा था उसके आसपास तो बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली बॉडी से अमोनिया को ही रिलीज़ करने लगा, और अमोनिया को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में तो पानी प्रेजेंट है ही, तो वहाँ पे वो अमोनोटेलिक बनने में उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो अमोनिया रिलीज़ करने लगा। जब धीरे धीरे टेरेशियल हैबिटेट में एनिमल्स लोग जाने लगे तो वहाँ पे पानी का कंजर्वेशन करने के लिए अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को उसमें पानी का कंजर्वेशन करने लगे कि पानी को बाहर रिलीज़ करना थोड़ा कम कर दिए, कि पानी को अब बचाने लगे बॉडी में ही। तो यहीं से यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ कि लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगा। किस लिए प्रोडक्शन होने लगा? एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। किस लिए होने लगा? वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेरेशियल एडेप्टेशन एनिमल्स आर अडेप्टिंग टू प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड वाई। ऑप्शन में हम लोग आंसर में क्या जा सकता है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। किस लिए वो यूरिया एंड यूरिक एसिड बना रहे हैं? पानी को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूरिया एंड यूरिक एसिड में लेस वाटर चाहिए एज़ कम्पेयर टू अमोनिया को रिलीज़ करने में। कि अमोनिया को अगर बॉडी से रिलीज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन यूरिया एंड यूरिक एसिड में कम पानी चाहिए। जिसमें से यूरिया एंड यूरिक एसिड में सबसे कम किस में चाहिए? यूरिक एसिड में चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड जो बॉडी से बाहर निकलता है वो पेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि मैमल्स हैव टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन फिशेस। मैमल्स Many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called यूरियोटेलिक। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे यूरियोटेलिक का। यहाँ पे लिखिएगा यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल यहाँ से लिख दीजिए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। दूसरा नंबर में लिख देंगे मैरीन फिशेस। तीसरा नंबर में लिख देंगे उसके बाद लिख सकते हैं मैमल्स भी तो है ना, मैमल्स। ये क्या है? यूरियोटेलिक, मतलब बॉडी से क्या रिलीज़ कर रहा होगा? यूरिया रिलीज़ कर रहा होगा। आगे देख लेते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो कहाँ पे रहा है? अमोनिया का प्रोडक्शन लीवर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है। अब उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। हमारा जो लीवर है, जैसे देखो ये जो हमारा लीवर है, मान लो ये हमारा लीवर है, इस तरह से हमारा लीवर है। हमारे लीवर में क्या होता है ना, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। किस चीज़ का डिग्रेडेशन होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन को डिग्रेड करके बना दिया जाता है अमोनिया। क्या बना दिया जाता है? अमोनिया।
और इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। किस पे कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया में। और यूरिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। तो वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिए कि यहाँ पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होकर क्या बना? अमोनिया, और अमोनिया से क्या बना? यूरिया बना। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? ये सारा प्रोसेस हमारे लीवर में चल रहा है। हमारा जो किडनी है वो यूरिया का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, बस वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम है, यूरिया का फॉर्मेशन करने का काम किसका है? लीवर का है, यूरिया का फॉर्मेशन करने का काम। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है कि यूरिया इज हो गया इन दिस एनिमल रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। किडनी का काम क्या है? सिर्फ उसको एक्सक्रीट आउट करना, ब्लड को फिल्टर आउट कर लेना। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सम ऑफ द यूरिन मे बी रिटेन्ड इन दी किडनी मैट्रिक्स, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है किडनी के मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो सकता है। तो एग्जाम में पूछेगा क्यों प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन। यहाँ से आंसर आया कि टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, मतलब ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे किडनी में यूरिया, किडनी में जो यूरिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा उसके एथी में, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स में, किडनी के मैट्रिक्स में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखो एग्जांपल क्या लिखा। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज एन यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है? पैलेट के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में, विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यहाँ पे यूरिकोटेलिक का एग्जांपल लिखिएगा। यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड रिलीज करता होगा, यूरिकोटेलिक। हम जितना लिख रहे हैं उतना ही एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा एकदम गारंटी है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक के बारे में हमको एग्जाम में पूछेगा। तो पहला नंबर में लिखेंगे एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। दूसरा नंबर में बर्ड्स, तीसरा नंबर में लैंड स्नेल, लैंड स्नेल। ये सब एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक का, लैंड स्नेल। और फोर्थ नंबर में इंसेक्ट, इंसेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर में हो गया इंसेक्ट। अब यूरिकोटेलिक जो है वो मेनली यूरिया जो रिलीज़ करता है वो किस फॉर्म में करता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो पैलेट के फॉर्म में करता है और पेस्ट के फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यूरिया इन दी एक्सक्रीट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। एक्सक्रीट यूरिक एसिड in the form of पैलेट और पेस्ट। पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड को रिलीज कर देता है बाहर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अ सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग हर एक एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम पे जब ऑब्जर्व किए तो हर एक फाइलम पे हमको कुछ अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग 11th में पढ़े हैं कि आगे वाला बायोडाइवर्सिटी चैप्टर सब में कि वहाँ पे हर फाइलम में अलग अलग फाइलम का अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना है। तो आगे क्या लिखा हुआ कि सर्वे करने के बाद पता चला कि अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अदर एनिमल्स में। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म whereas vertebrates have a complex tubular organ called kidney। अब बोल रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट है वहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है और ट्यूबुलर फॉर्म है, मतलब ट्यूब के जैसा है। whereas vertebrates have complex tubular organ, और वर्टिब्रेट के पास कैसा है? कॉम्प्लेक्स है ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे कि हमारे पास किडनी है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशनड हेयर, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो याद रखना है। पहला स्ट्रक्चर देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमेंथिस, जिसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। यहाँ प्लेनेरिया आ गया, तो यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल प्रेजेंट कहाँ पे है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल ये प्रेजेंट कहाँ पे है? प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमेंथिस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमेंथिस लिख देंगे यहाँ पे। प्रेजेंट इन पहला नंबर में प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी से प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमेंथिस, पहला नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथिस।
प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, PLATY हेल्मिन्थेस, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग रोटीफर्स, रोटीफर्स। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे सम एनालिड्स, एनालिड्स। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग सिफेलोकॉर्डेट, उसमें से कौन सा, एम्फियोक्सस। फोर्थ एग्जाम्पल में लिखे सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट में कौन सा, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस। तो ये सब ये जो ऑर्गेनिज्म लिखे हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस, रोटीफर, एनालिड एंड प्रोटोकॉर्डेट, इसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रिडिया किस चीज़ के लेकर के कंसर्न है, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रिडिया मेनली किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट कर रहा है, मतलब कि बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोटोनेफ्रिडिया का है। तो यहाँ पे लिखा है आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो याद रखना कि प्रोटोनेफ्रिडिया कर क्या रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या कर रहा है, प्राइमरली ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। तो यहाँ पे सेकंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमारे पास आया नेफ्रिडिया। यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के बारे में बात करेंगे। नेफ्रिडिया जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, प्रेजेंट इन अर्थवर्म, प्रेजेंट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में तो प्रेजेंट है, और दूसरा नंबर प्रेजेंट इन अर्थवर्म और एनालिड्स में भी है, यहाँ पे एनालिड्स, ठीक है। नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स, कुछ एनालिड्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। फिर बोल रहा है कि नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। नेफ्रिडिया क्या कर रहा है, नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव तो कर ही रहा है, बट वो मेंटेन कर रहा है फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन भी कर रहा है। ये सब ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये सब, कि नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है। नेक्स्ट है कि मालपेजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कॉकरोच इंसेक्ट में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका नाम है मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे मालपेजियन ट्यूब्यूल्स, हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट ये पॉइंट मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या बताएं कि मालपेजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। और उसके बाद बात किए, अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ पे मालपेजियन ट्यूब्यूल्स, ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मालपेजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट। मालपेजियन, एक मिनट रुको, मालपेजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहाँ पे है, इंसेक्ट में, प्रेजेंट इन इंसेक्ट, प्रेजेंट इन इंसेक्ट में प्रेजेंट, ठीक है। PI है यहाँ पे, PI वही हमको कंफ्यूजन था, MLPI मालपेजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहाँ पे है, इंसेक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉकरोच। मालपेजियन ट्यूब्यूल हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सेकंड पॉइंट लिख ही देते हैं इसके बारे में, हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोटिक रेगुलेशन एंड ऑस्मोलैरिटी और मतलब ऑस्मो रेगुलेशन बोल दिया उसको, ठीक है। हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट help to remove nitrogenous waste and osmoregulation help to remove nitrogenous waste and osmoregulation वो करता है। आगे देख लिया जाए थोड़ा सा, ऑस्मोरेगुलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास एंटीनरी ग्लैंड।
एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एंटीनल ग्लैंड, ANTENNAL। एंटीनल ग्लैंड को ही बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे है? प्रेजेंट है क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में, प्रेजेंट इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में प्रेजेंट क्या क्या है? एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। तो ये हमारा एग्जाम्पल खत्म हुआ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे पहला नंबर हम लोग देखे क्या? फर्स्ट नंबर में हम लोग देखे प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल के बारे में, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ये प्लेटी हेलमिंथेस में प्रेजेंट है, रोटिफर्स में प्रेजेंट है, एनालिड्स में प्रेजेंट है, और सिफेलोकॉर्डेट में प्रेजेंट है, उसमें भी कौन सा? एम्फियोक्सस। नेफ्रिडिया के बारे में बोले प्रेजेंट कहाँ पे? प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म एंड एनालिड्स में प्रेजेंट है नेफ्रिडिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मालपेजियन ट्यूब्यूल्स। मालपेजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट कहाँ पे है? इंसेक्ट में प्रेजेंट है। कहाँ पे है? इंसेक्ट में। कर क्या रहा है? हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन को कर रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव कर ही रहा है, बट वो ऑस्मो रेगुलेशन को भी कर रहा है। एक नया स्ट्रक्चर आता है एंटीनल ग्लैंड, और इसी को बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड। ये प्रेजेंट कहाँ पे है? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में प्रेजेंट है एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, आगे बात किया जाए। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ये तो पता ही है कि हमारे पास एक पेयर ऑफ किडनी होता है, मतलब 2 किडनी है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, एक पेयर हमारे पास यूरेटर है। देखो यूरेटर, ये डायग्राम हो गया, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दिए? 1 पेयर यूरेटर। और देखो ये हमारे पास एक पेयर क्या है? किडनी प्रेजेंट है। अभी सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि अ यूरिनरी ब्लैडर, और हमारे पास प्रेजेंट है एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, और एक हमारे पास प्रेजेंट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ से यूरिन भी पास होता है और यहाँ से स्पर्म भी पास होता है। नेक्स्ट देखेंगे यूरेथ्रा के बाद, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। तो इसको बोलते हैं T12 से लेकर के L3। किडनी का जो लोकेशन है ना, वो लोकेशन हमारा T12 से लेकर के L3 के बीच में है। मतलब कि जो हमारा जो बॉडी है उसके पीछे में जो थोरेसिक चैम्बर है, उसका 12th नंबर रिब्स और लंबर का 3rd नंबर बोन के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, जैसे यहाँ पे बना देते हैं कि ये एक, अगर मान लो ये एक बॉडी है, इस तरह से, ये पीछे साइड में बताएं, बैक साइड इस बॉडी का बना रहे हैं, तो इस बॉडी में इस तरह से यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर में से यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड है यहाँ पे। तो वर्टिब्रल कॉलम में 12 नंबर कॉलम से लेकर के लंबर उसके बाद होता है 5 नंबर होता है। मान लो लंबर बना रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 नंबर होता है। और ये मान लो ये T12 है, मतलब ये थोरेसिक चैम्बर का 12th नंबर रिब्स है, और लंबर का 3 तक, ये लंबर जो है ना L3। तो ये जो हमारा किडनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिचुएटेड है, किस रीजन में? डॉर्सल रीजन में, बॉडी के पीछे वाले भाग में प्रेजेंट है, आगे में नहीं प्रेजेंट है। जो हमारा डॉर्सल पोर्शन है वहीं पे प्रेजेंट है। कहाँ से कहाँ तक है? T12 से लेकर के L3 तक प्रेजेंट है। नंबर 3 से लेकर के यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर का T12 तक प्रेजेंट है। T12 से लेकर के L3 तक हमारा किडनी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है द वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल लाइन, द वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल लाइन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। फिर बोल रहा है कि वैसा 3rd नंबर क्लोज टू द, अच्छा वो 3rd नंबर के बारे में बोल रहा है कि द क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। फिर ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट मेजरमेंट क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में है, 5 से 7 मीटर वाइड्थ में है, एंड 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस में है, विथ एन एवरेज वेट। अब एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट है 120 से लेकर के 170 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किडनी का वेट कितना है? 120 से लेकर के 170 ग्राम तक प्रेजेंट है ये हमारा। अब इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, जहाँ पे स्पिंक्टर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे लॉक सिस्टम प्रेजेंट होता है कि हमेशा ऑटोमेटिकली यूरिन बाहर नहीं निकल जाएगा, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो 2 तरह का स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है हमारे यूरेथ्रा में। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारा किडनी है, इस किडनी में इधर से एक पाइप प्रेजेंट है। इस पाइप का तो नाम पता है कि ये, इस पाइप का नाम यूरेटर है। अब इस किडनी में यहाँ पे दिखा रहा है कॉर्टेक्स करके कुछ बोल रहा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ रहा है मेडुला,
फिर नेक्स्ट आ रहा है पेल्विस, फिर आ रहा है इन्फीरियर वेना केवा, और नेक्स्ट हमारे पास रीनल एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है किडनी के ऊपर। ये जो किडनी है इसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? एड्रीनल ग्लैंड बोला जाता है। और यहाँ पे ये रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइलम, रीनल हाइलस बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल स्लीट है ना, जैसे अभी आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। थोड़ा किडनी के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो वेट है कितना है, 120 से लेकर के 170 ग्राम है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। मतलब देखो यहाँ पे बना हुआ तो वैसा नहीं दिख पाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये जो हमारा किडनी है ना, ये हमारा किडनी कुछ इस तरह से है, और किडनी में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट जिसको बोलते हैं रीनल हाइलस। क्या बोलते हैं? रीनल हाइलस। अच्छा, रीनल जो टर्म लगा रहे हैं या फिर रीनल हाइलम, रीनल जब भी टर्म लगेगा वो बताएगा कि वो किससे रिलेटेड है, वो किडनी से रिलेटेड है। किसी भी टर्म के आगे रीनल लग गया मतलब हम लोग क्या जानेंगे कि वो किडनी से रिलेटेड है, इसीलिए उसमें लिखा हुआ है रीनल। यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट प्रेजेंट है जहाँ से हमारा आर्टरी और वेन इंटर करता है, और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सब यहीं से इंटर करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम बोला जाता है। फिर लिखा कि थ्रू विच द यूरेटर, इससे अंदर क्या क्या जाता है? थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर। क्या क्या इंटर किया? ब्लड वेसल्स इंटर किया, यूरेटर इंटर किया और नर्व इंटर किया। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्सेस। अभी आगे देख लेते हैं प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्सेस, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। अच्छा अभी इधर है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं कि किडनी के बारे में देख रहे हैं ना, कि किडनी का एडल्ट में क्या है सो डायमेंशन वगैरह, कि ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेज़र कितना कर रहा है? 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में है, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड्थ है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, एंड एवरेज वेट कितना है? एवरेज वेट हमारे पास 120 से लेकर के 170 ग्राम हमारा किडनी का वेट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व इंटर। जैसे कि देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से हाँ यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग कि ये जो किडनी है ना, इस किडनी में इसके कॉन्केव सरफेस तो ये हुआ, ये वाला हुआ कॉन्केव सरफेस, जैसे कि ये सरफेस, ये हुआ कॉन्केव सरफेस। इस कॉन्केव सरफेस पे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम। और इसी सरफेस से जो है आर्टरीज नर्व वगैरह इंटर करता है किडनी के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले यहाँ पे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लीट कॉल्ड रीनल हाइलम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि नर्व जहाँ से इंटर, देखो इंटर क्या क्या किया, वहाँ से इंटर कर रहा है, यूरेटर इंटर कर रहा है, वहाँ से ब्लड वेसल इंटर कर रहा है, और नर्व इंटर कर रहा है। कहाँ से? इस रीनल हाइलम से इंटर कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ से यूरेटर इंटर किया, इसी स्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ से यूरेटर यहाँ से जा रहा है, रीनल पेल्विस अभी इसके बारे में बताएंगे, यहाँ से रीनल वेन इंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी है यहाँ से, सब यहीं से इंटर कर रहा है। तो इस कॉन्केव वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे क्या बोल रहा है कि इनर ऑफ द हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। मतलब कि जब हाइलम के अंदर जाएंगे, ये जो हाइलम है इसके अंदर जब जा रहे हैं तो एक फनल जैसा स्पेस मिल रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल पेल्विस। क्या बोल रहे हैं? फनल कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब देखते हैं डायग्राम से, इनर टू द हाइलम, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हाइलम है, इस तरह से ये हाइलम के जब अंदर गए तो हमको एक फनल जैसा स्पेस दिखा, इसी स्पेस के बारे में बोल रहा है। इस स्पेस को बोल रहा है रीनल पेल्विस। क्या बोल रहा है? इस स्पेस को रीनल पेल्विस बोल रहा है कि इनर टू दी हाइलम, कि जब आप हाइलम के अंदर जाइएगा तो हाइलम के अंदर आपको एक स्पेस मिलेगा, उस स्पेस को बोला जा रहा है रीनल पेल्विस। क्या बोला जा रहा है? उस स्पेस को रीनल पेल्विस बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फिर बोला है कि इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्सेस। और उसमें जो प्रोजेक्शन है उसको कैलेक्सेस बोलते हैं। देखो इसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है ना, इस तरह से, ये जो इस तरह से बाहर निकला हुआ, इसको हम लोग बोल रहे हैं कैलेक्स। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह से टर्न किया है,
इसको बोल रहे हैं हम लोग कैलेक्स। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग किडनी बनाएं तो यहाँ पे ये किडनी इस तरह से बना दिए। अब इस किडनी में यहाँ से ये स्पेस जो प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं कैलेक्सेस। इसको बोल रहे हैं रीनल पेल्विस। और यहाँ पे जिसमें रीनल पिरामिड जाकर के फिक्स होगा उस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम लोग कैलेक्सेस। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हुआ कैलेक्स, ये हुआ कैलेक्स, ये हुआ कैलेक्स। तो उसी कैलेक्स में क्या होता है, उसी कैलेक्स में हमारा ये रीनल मेडुलरी पिरामिड जाकर के फिक्स होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ कैलेक्सेस द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल। और बाहर का जो लेयर है किडनी का, ये वाला लेयर, ये कैसा है, टफ कैप्सूल है, मतलब हार्ड कैप्सूल है। फिर बोला कि इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। हमारे किडनी के अंदर दो जोन है। जैसे देखो डायग्राम के हिसाब से चलेंगे कि एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो यहाँ पे ये जो जोन बोल रहा है इसको बोल रहा है कॉर्टेक्स। मतलब कि जो हमारा किडनी है वो दो जोन में डिवाइडेड है। इस जोन को बोले, ये जो टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग बोले कॉर्टिकल रीजन। क्या बोले इसको, कॉर्टिकल रीजन। ये पूरा रीजन क्या है, कॉर्टेक्स है। इस किडनी का ये पूरा रीजन है कॉर्टेक्स। उसके बाद अंदर वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, अंदर यहाँ पे ये सब जो है ना, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोले मेडुलरी पिरामिड। ये प्रोजेक्शन है, इसको क्या बोले, मेडुलरी कॉनिकल मासेस इस तरह से प्रेजेंट है, इसको बोले मेडुलरी पिरामिड। और यहाँ पे टिश्यू, और यहाँ का जो टिश्यू है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। मतलब बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड जो टिश्यू अंदर गया है कॉर्टेक्स का, उसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, यहाँ तक आगे बात किया जाए। आगे देखो क्या लिखा हुआ। फिर बोल रहा है कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड। जो मेडुला है उसको कॉनिकल मासेस में डिवाइड कर दिया गया। देखो इस तरह से कॉनिकल मास बना दिया गया और इसी को बोल रहे हैं मेडुलरी पिरामिड, इसको बोला जा रहा है। फिर देखो क्या लिखा हुआ कि प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्सेस। और ये मेडुलरी पिरामिड किसके अंदर घुसा हुआ है, ये कैलेक्सेस के अंदर इस तरह से फंसा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से ये कैलेक्स है, उसके अंदर प्रोजेक्ट इनसाइड कर रहा है। ठीक है। फिर लिखा है प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्सेस, सिंगुलर उसको कैलेक्स बोले। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन। अब ध्यान से देखना कि जो कॉर्टेक्स है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये एक्सटेंड कर जा रहा है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। मतलब कि ये जो कॉर्टेक्स है वो अब अंदर जा रहा है, ये कॉर्टेक्स से अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड ये जो कॉर्टेक्स है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोला, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये जो अंदर में टिश्यू गया है, ये जो टिश्यू गया है इसी को बोल रहे हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। यहाँ लिख देते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, आगे बात करें। आगे बोल रहा है कि ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारे किडनी के अंदर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। कितना, एक किडनी में 1 मिलियन, तो 2 किडनी में कितना हो गया, 2 मिलियन हो गया मिला करके। नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट। अब हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। विच आर द फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। हमारे नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट है। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे डायग्राम से, फिर यहाँ पढ़ लेते हैं। पहले एक बार डायग्राम ही बना लेते हैं। जैसे देखिए, अब किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ही है जो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये जो किडनी है वो स्पेशली फंक्शन किस बेसिस पे कर रहा है, अंदर में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वही सारा काम कर रहा है। जैसे कि देखिए, स्ट्रक्चर तो यही नेफ्रॉन है बट हम लोग थोड़ा सा आसानी से बनाते हैं। ये हमारा हुआ, इस तरह से होता है एक बोमेन कैप्सूल। क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। और इस तरह से एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लोग पीसीटी, इसको बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले। मतलब लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट में डिवाइडेड है। और इसको बोलते हैं हम लोग डीसीटी, और एक कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके ये डीसीटी कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें इसका नाम है बोमेन कैप्सूल। क्या नाम है, बोमेन कैप्सूल। इसका नाम है पीसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ
हेनले, और इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है इसका? कलेक्टिंग डक्ट। और इसका नाम है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे भी वही डायग्राम बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया, ये कप सेप स्ट्रक्चर को बोल दिया बोमेन कैप्सूल। उसके बाद आगे आया इस तरह से, इसको बोल दिया प्रॉक्सिमल PCT। उसके बाद यहाँ पे इसको बोल दिया DCT, और इसको बोल दिया लूप ऑफ हेनले। जैसे कि एक हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इधर वाले को बोल रहा है असेंडिंग लूप। कलेक्टिवली इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। ठीक है, और यहाँ पे अभी आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रहा है, वो आने वाले को बोलते हैं हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल। जो जिससे ब्लड आ रहा है इसमें, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ पे एक नेटवर्क बनेगा कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। मतलब यहाँ पे ये तो ग्लोमेरुलस है, ये जो आर्टरीज है ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे कैपिलरीज में, और वापस से इधर जो ब्लड जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड किसके थ्रू आया? एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया। इधर ब्लड किसके थ्रू गया? इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू ब्लड गया। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा टफ कैपिलरी, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं जिसको? ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पे बहुत सारा कैपिलरीज है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये बाद में यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन में टूट गया, बहुत सारा इसका डिवीज़न हो गया, और यहाँ पे बनाया बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और जब यहाँ से कैपिलरीज जब ज्वाइन होकर के एक फिर से आर्टरीज बनाया, उसको बोले इफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड ले करके आया उसको क्या बोले? उसको बोले एफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड वापस से इधर से ले करके जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। आगे बोल रहा है कि हम लोग कहाँ तक थे? यहाँ तक इधर देख लिए हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन है, रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात कर लिए। फिर बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरीज। देखो यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। अब जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लोमेरुलस किससे बना है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टेरियोल है क्या? एक रीनल आर्टरी ही है, जैसे कि जिससे ब्लड इंटर कर रहा है। द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ इस ग्लोमेरुलस से ब्लड को वापस कौन लेकर के जा रहा है? ब्लड को वापस लेकर के जा रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। ब्लड को लेकर के कौन आया यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास? एफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ पे जो कैपिलरी में टूट गया उसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस बोले हम लोग। फिर बोल रहा है कि द रीनल ट्यूब्यूल बिगन्स विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। अब रीनल ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। इस स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है बोमेन कैप्सूल। मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल है हमारा, कि PCT DCT ये जो ट्यूब्यूल है, वो ट्यूब्यूल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रहा है एक कप सेप स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल। ये जो कप सेप स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। फिर बोल रहा है आगे, विच इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। मतलब बोमेन कैप्सूल किसको घेर करके रखे हुए? ग्लोमेरुलस को अंदर में घेर करके रखे हुए बोमेन कैप्सूल। फिर बोल रहा है ग्लोमेरुलर अलॉन्ग विद द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मालपेजियन बॉडी और रीनल कॉर्पुसेल। मतलब कि जब ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को एक साथ हमको टर्म देना रहेगा, तो उसको अलॉन्ग मतलब एक ही साथ हम लोग बोलेंगे मालपेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुसेल। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ, बट एक साथ यहाँ पे जो टर्म देंगे उसको यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ आगे। जैसे ये डायग्राम, बोमेन कैप्सूल प्लस ये जो कैपिलरीज है अंदर में, उनको मिला के बोल दिया जाता है मालपेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुसेल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बोमेन कैप्सूल को और अंदर में जो कैपिलरीज है, इसको एक साथ हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं मालपेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुसेल बोला जाता है। यहाँ पे ये डायग्राम से क्लियर हो गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा आगे बात कर लिया जाए। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब कि जो बोमेन कैप्सूल है, यह फर्दर किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है? फर्दर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल फर्दर किस में डिवाइड हुआ? फर्दर यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोले। ठीक है, आगे तो क्या बोल रहा है कि ये जो PCT है, मतलब कि बोमेन कैप्सूल फर्दर किस में कॉइल हुआ? बोमेन कैप्सूल फर्दर जो डिवाइड हुआ उसको हम लोग बोले PCT, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर। मतलब ये ट्यूब्यूल किसको बोल रहा है?
ये बोमन कैप्सूल के बारे में बोल रहा है कि बोमन कैप्सूल जो है वो फर्दर किस चीज़ में डिवाइड किया। बोमन कैप्सूल फर्दर जो डिवाइड किया उसको हम लोग बोले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आगे बात कर लेते हैं पीसीटी, अ हेयर पिन स्ट्रक्चर कॉल्ड हेनलेस लूप। अब हेयर पिन स्ट्रक्चर किसको बोल रहे हैं कि ये जो पीसीटी है, पीसीटी के बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोले हेनलेस लूप। क्या बोले? हेनलेस लूप बोला गया। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि जो हेयर पिन होता है कुछ इस तरह से ही होता है। जैसे कि इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो हेयर पिन कुछ इस तरह से होता है ना, हेयर पिन जो लेडीज़ लोग लगाती है, तो वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं हेनलेस लूप बोला जा रहा है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हेनलेस लूप इज अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। मतलब पीसीटी के बाद कौन शुरू हुआ? पीसीटी के बाद शुरू हुआ रहा हमारा हेनलेस लूप, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। फिर बोल रहा है पार्ट हेनलेस लूप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। देखो यहाँ पे डायग्राम, एक हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले और एक हो गया असेंडिंग। तो इधर वाला जो यहाँ से जो फिल्ट्रेट अभी बताएंगे, फिल्ट्रेट आएगा तो ये नीचे गिर रहा, इसीलिए इसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ से जाएगा ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब। तो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसका नाम क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उसका नाम क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, फिर नेक्स्ट फर्दर हम लोग बात करेंगे, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है, मतलब ये वाला लिम्ब, ये जो असेंडिंग लिम्ब है फर्दर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क में डिवाइड हो जाता है जिसको बोलते हैं डीसीटी। जैसे कि ये असेंडिंग लिम्ब है, ये फर्दर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क में डिवाइड हुआ, इसको हम लोग क्या बोले? डीसीटी बोले इसको। फिर फर्दर हम लोग आगे बात किया जाए, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कि सिर्फ यही डीसीटी नहीं, जैसे कि देखो ये तो डीसीटी है, ये डीसीटी किस में ओपन हुआ? ये डीसीटी एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हुआ। इसी तरह से एक और डीसीटी यहाँ पे हो सकता है और एक और डीसीटी यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन। क्या लिखा है? डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन का जो डीसीटी है वो किस में ओपन हो रहा है? एक सिंगल ट्यूब, जिस ट्यूब को बोल रहे हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है? डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, मतलब कि सिर्फ इसी नेफ्रॉन का ये कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत सारे नेफ्रॉन का है। यहाँ पे एक और नेफ्रॉन हो सकता है, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन हो सकता है, इसी तरह से यहाँ पे एक और नेफ्रॉन हो सकता है। तो डीसीटी ऑफ किसका? डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन का जो है वो किस में ओपन हो रहा है? वो ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। बहुत सारे नेफ्रॉन किस में ओपन हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। फिर फर्दर हम लोग बात करें आगे थोड़ा सा, फिर बोल रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस। अब देखो, अब इसी तरह से ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यही कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? बहुत सारा गुच्छा बना लेगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। किस में फॉर्मेशन? ये जो एक ट्यूब बना लेगा और ओपन होगा किस जगह पे ओपन होगा? सब मिल करके ओपन होगा यहाँ पे। ये जो रीनल पेल्विस वाला स्ट्रक्चर है, ये जो रीनल पेल्विस है वो रीनल पेल्विस यहाँ पर जाकर के स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। मतलब इधर से कुछ आएगा और इधर से आएगा, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आएगा और ओपन हो जाएगा कहाँ पे? इस स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसको बोले रीनल पेल्विस। तो बोल रहा है यहाँ पे कि बहुत सारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट ओपन कहाँ पे होगा? वो ओपन होगा हमारे रीनल पेल्विस में ओपन होगा। फिर आगे देख लेते हैं, बोल रहा है कि मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू अ रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन दी कैलेक्सेस। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर ही अंदर जाएगा वो सारा। नेक्स्ट देखते हैं द मालपेजियन कॉर्पुसेल। मालपेजियन कॉर्पुसेल मतलब कि बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को एक साथ क्या बोलते हैं? मालपेजियन कॉर्पुसेल या फिर रीनल कॉर्पुसेल या फिर मालपेजियन बॉडी भी बोला जाता है। Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle deep into the medulla. In majority of the nephron, the loop of Henle is short and extend only very little into the medulla. Such nephron are called cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. These nephron are called juxtamedullary nephron. मतलब हमारे पास दो तरह का नेफ्रॉन होता है। हमारे पास कितना तरह का नेफ्रॉन होता है? टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन के अगर बारे में बात करें तो हमारे पास दो तरह का नेफ्रॉन होता है। एक नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक नेफ्रॉन होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो हमारे पास जो प्रेजेंट होता है 80% में
कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब ज़्यादातर कौन सा नेफ्रॉन रहता है हमारे पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कम होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बोल रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है कॉर्टिकल, द मालपेजियन कॉर्पुसेल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। मतलब वेयर इज द लूप ऑफ मेनले डीप इनटू द मेडुला। मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या पाया जाता है। कॉर्टिकल रीजन में मालपेजियन कॉर्पुसेल पाया जाएगा, कॉर्टिकल रीजन में पीसीटी पाया जाएगा, और कॉर्टिकल रीजन में डीसीटी पाया जाएगा। कॉर्टिकल रीजन बोलने का मतलब देखो यहाँ पे ये डायग्राम, यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है ना, इसी को बोल रहे हैं कॉर्टिकल रीजन। तो कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा, यहाँ पे मालपेजियन कॉर्पुसेल पाया जाएगा, यहाँ पे पीसीटी पाया जाएगा, यहाँ पे डीसीटी पाया जाएगा। लेकिन लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाएगा, इसके अंदर पाया जाएगा, इस तरह से इसके अंदर लूप ऑफ हेनले पाया जाएगा अंदर में, इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर में पाया जाएगा इस तरह से लूप ऑफ हेनले। लेकिन पीसीटी और डीसीटी मालपेजियन बॉडी कहाँ पे पाया जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वैसा नेफ्रॉन जो ज़्यादातर उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो अंदर तक नहीं गया हुआ है, उस नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वैसा नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले पूरा अंदर तक गया हुआ उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि सच देखो यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि द मालपेजियन कॉर्पुसेल PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। कहाँ पे सिचुएटेड है, मालपेजियन कॉर्पुसेल का मतलब समझ गए हो ना कि ये जो बॉर्मन कैप्सूल है, ये जो पूरा कप शेप स्ट्रक्चर प्लस अंदर में ये जो कैपिलरी है, दोनों को मिला के बोलते हैं मालपेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुसेल। बोल रहा है कि मालपेजियन बॉडी PCT and DCT of the nephron are situated कहाँ पे, cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle deeps into the medulla। लेकिन loop of Henle अंदर तक घुसा हुआ है मेडुला में। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। लेकिन मेजोरिटी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले कैसा है, शॉर्ट है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मतलब बहुत कम दूर तक मेडुला में गया है। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और उस नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। किसी किसी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो पूरा अंदर तक गया है। मतलब ये जो लूप ऑफ हेनले है बहुत अंदर तक इस तरह से गया होगा, अंदर तक गया होगा, उसको हम लोग बोले जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन को क्या बोले, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनटू मेडुला दिस नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन को क्या बोले, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोले। फिर आगे बात करेंगे द इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल का मतलब कौन सा आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल का मतलब ये वाला आर्टेरियोल जो इधर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ गंदा हो गया है, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा साफ किया जाए तब पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अब देखिए किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एफरेंट आर्टेरियोल वैसा आर्टरी जो ब्लड को ले करके आ रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ब्लड को नेफ्रॉन में ले करके कौन आता है, ब्लड को नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टेरियोल लेकर के आता है, और ब्लड को वापस से लेकर के कौन जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल वापस से लेकर के जाता है। तो यहाँ लिखा क्या है, यहाँ पे लिख रहा है द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये इफरेंट आर्टेरियोल एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाता है, किसके अराउंड, लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ये जो रेड कलर का देख रहे हो ना, ये जो रेड कलर का, ये इसी को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो पूरे इस तरह से लूप ऑफ हेनले को घेरे हुए हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क क्या किया है, लूप ऑफ हेनले को पूरा इस तरह से घेर करके रखा है। तो वो इमर्ज कहाँ से हो रहा है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क निकल कहाँ से रहा है, वो निकल रहा तो इफरेंट आर्टेरियोल से ही। कि यहाँ पे देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल है, यहीं से ये फर्दर डिवाइड हो गया और अलग अलग कैपिलरीज में बट गया, और इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अभी आगे आएगा। क्या बोले उसको, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोल दिए। फर्दर देख लेते हैं, आगे बोल रहा है कि ये हो गया द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जो रेड कलर का जो है ना, ये जो रेड कलर का हम अभी जस्ट बताएं, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोल रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोल रहे हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, और इसी को हम लोग वासा रेक्टा भी बोलते हैं। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा भी बोला जाता है। आगे देख लिया जाए, बोल रहा है कि द माइन्यूट वेसिकल्स ऑफ दिस नेफ्रॉन रन पैरेलल टू द हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड कॉल्ड वासा रेक्टा। मतलब मतलब ये तो पूरा कैपिलरी है,
ये जो एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से फर्दर जो डिवाइड हुआ ये बहुत सारे कैपिलरीज में बट गया, लेकिन अगर देखें तो ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी बना रहा है इसी कैपिलरी में से, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं उसको? वासा रेक्टा बोला जा रहा है। ये कैपिलरीज में बट गया, इधर से पूरा कैपिलरी का नेटवर्क बिछा दिया और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर रहा है। उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं उसको? वासा रेक्टा बोल रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे फर्दर अगर बात करें, बोल रहा है ये हेनलेस लूप कॉल्ड यू शेप्ड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखेंगे यहाँ पे। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये हाईली रिड्यूस्ड है। कौन सा स्ट्रक्चर रिड्यूस्ड है? वासा रेक्टा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन हमारे पास 3 स्टेप में होता है। अब 3 स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ तक स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्या बता रहा है? यहाँ तक पूरा किडनी का स्ट्रक्चर बता रहा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को बता रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वही चीज़ हम लोग समझे पूरा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक बार अगर फिर से समझना चाहे इस पूरे लूप ऑफ हेनले को अगर फिर से समझे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। लूप ऑफ हेनले को अगर पूरा मिटा ही देते हैं तो लूप ऑफ हेनले के बारे में फिर से अगर बात करें तो हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो ये जो पूरा नेफ्रॉन है वो पूरा नेफ्रॉन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बोमेन कैप्सूल के बाद एक नेटवर्क बना जिसको हम लोग बोले पीसीटी के बाद ये फर्दर डिवाइड हो गया जिसको बोले लूप ऑफ हेनले। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोले? लूप ऑफ हेनले। और यहाँ से डीसीटी, और ये डीसीटी ओपन हो जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के ओपन हो गया। इसको हम लोग ये जो स्ट्रक्चर बना है यू शेप्ड, इसको बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। इसको बोले पीसीटी, इसको बोले डीसीटी, इसको बोले बोमेन कैप्सूल। और यहाँ पे क्या होता है? ब्लड जो लेकर के आता है उसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। और यही आर्टेरियोल जो है फर्दर यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरी में डिवाइड हो गया, और जब ब्लड इधर से वापस जो लेकर के आता है उसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। और ये इफरेंट आर्टेरियोल ही फर्दर बहुत सारा नेटवर्क बना दे रहा है इसके चारों तरफ, और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। अच्छा, इसमें अगर देखें बुक के हिसाब से अगर बात करें तो बुक में क्या लिखा हुआ देख लो। बुक में है ये हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल जो यहाँ से ब्लड को लेकर के आएगा। उसके बाद ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है फर्दर बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। उस कैपिलरी को हम लोग बोले ग्लोमेरुलस। क्या बोले उस कैपिलरी को? ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस जब वापस से ब्लड इधर से ले करके जा रहा है उसको बोले इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोले उसको? इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर कैपिलरी में डिवाइड हो गया इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को बोले पेरीटिब्युलर कैपिलरी नेटवर्क। और इसी में से ये जो कैपिलरी है एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? वासा रेक्टा बोल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ। आगे अगर बात करें यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन पे बात करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा नंबर है रीएब्जॉर्प्शन, एंड तीसरा नंबर है सिक्रीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिन फॉर्मेशन हैज़ 3 स्टेप। लिखिए यूरिन फॉर्मेशन हैज़ 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप कितना है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है हमारे पास सिक्रेशन। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन का कितना स्टेप है? यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप है। पहला स्टेप को बोले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप को बोले रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप को बोले सिक्रेशन। और यही तीनों जब प्रोसेस हो जाएगा तब किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोल रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, दैट टेक प्लेस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और वो अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट में टेक प्लेस हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द
फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, पहला स्टेप क्या है, ब्लड का हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे, विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब कि देखो एक बार फिर से यहाँ डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम बनाए हम बोमन कैप्सूल का, इस तरह से ये बोमन कैप्सूल बना देते हैं। ये बोमन कैप्सूल फर्दर एक नेटवर्क में डिवाइड हुआ, उस नेटवर्क को बोले पीसीटी, और पीसीटी से यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बना, और लूप ऑफ हेनले से यहाँ पे डीसीटी बना। अब देखो डीसीटी बना तो यहाँ पे बोमन कैप्सूल में क्या हो रहा, एक इधर से ब्लड वेसल आ रहा है जिसको बोल रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ये बहुत सारे ब्लड को लेकर के आ रहा है, और ब्लड को लेके आने के बाद यहाँ पे एक ये जो नेटवर्क में डिवाइड हो गया, कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, और इधर से ये ब्लड वेसल वापस निकल रहा है, इसको बोले इवेंट आर्टेरियोल। तो जब ब्लड यहाँ से जब ले करके आता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस दौरान कुछ अमाउंट में यहाँ से ब्लड से सब्सटेंस इस जगह पे रिलीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, जैसे ब्लड के प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है उस दौरान यहाँ पे ब्लड में इस स्पेस में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला जाता है इसको। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होना, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज, अब ऑन एन एवरेज कितना यहाँ से, जैसे कि एक बार फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम स्लो बात करते हैं। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, ये इस तरह से डीसीटी। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से इफरेंट आर्टेरियल ब्लड को लेकर के आ रहा है, यहाँ पे अंदर में बहुत सारा ब्लड है, इस तरह से कैपिलरी का नेटवर्क में डिवाइड हो गया, और नेटवर्क ये वापस से जब इमर्ज किया यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियल बना। तो यहाँ से ये जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड में से बहुत सारा सब्सटेंस जो है इस जगह पे आ जाएगा, और इस जगह पे आने के बाद इस जो लिक्विड यहाँ पे जो आएगा उस लिक्विड का नाम पड़ेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम पड़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के आया है उस सब्सटेंस का, उस लिक्विड का नाम क्या पड़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑन एन एवरेज 1100 से लेकर के 1200 ml ऑफ द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। अच्छा, एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ से जो ब्लड पास हो रहा है ना वो फिल्टर आउट हो जा रहा है, कि ब्लड में बहुत सारा सब्सटेंस था, वो बहुत सारा सब्सटेंस कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, इसी को बोल रहे हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो ऑन एन एवरेज ये कितना हो रहा है, यहाँ से कितना अमाउंट में ये लिक्विड बन रहा है, तो ऑन एन एवरेज 1100 से लेकर के 1200 यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस। 1100 से लेकर के 1200 ml ऑफ द फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। मतलब ये जो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 1100 से लेकर के 1200 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना हो रहा है, 1100 से लेकर के 1200 ml यहाँ से फिल्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन एन एवरेज ये हो गया किडनी पर मिनट बाय फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। मतलब कि बोल रहा है कि रफली 1/5 पार्ट हो जाता है, जब यहाँ से वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है उसका कितना पार्ट हो जा रहा है, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट इन अ मिनट, कि एक मिनट में जितना ब्लड पंप कर रहा है उसका 1/5 हो जा रहा है। फिर बोल रहा है द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर, दैट इज, अच्छा 3 लेयर से पास करेगा। पहला लेयर है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरा हमारे पास इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, एंड तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। जैसे कि जब ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, इसको यहाँ पे बना ले, फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, यहाँ से ब्लड में अभी इधर से निकल करके जाएगा। अब देखो यहाँ से ब्लड पास कर रहा है, ब्लड पास करने के दौरान ब्लड में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कुछ अमाउंट में यहाँ से सब्सटेंस कहाँ पे रिलीज़ हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। ये तो बहुत बार बता दिए, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिल्टर हो रहा है ब्लड, उसका रेट क्या है, उसका रेट है 1100 से लेकर के 1200 ml पर मिनट में यहाँ से ब्लड क्या हो जा रहा है, फिल्टर आउट हो जा रहा है। कहाँ से, यहाँ से जो ब्लड में से सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है कितना, 1100 से लेकर के 1200 ml यहाँ पे फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जा रहा है पर मिनट में। ठीक है,
आगे देखो क्या लिखा हुआ, पर मिनट में हो गया यहाँ पे बेस। अच्छा, उसके अंदर ये जो कलेक्शन हो रहा है तो क्या ये डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा? नहीं, इसके अंदर, इसके बीच में 3 गैप प्रेजेंट है, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट है। वो लेयर कौन सा सो देखते हैं। वो जो लेयर है हमारे पास, पहला लेयर मान लो जैसे कि ये जो बोमन कैप्सूल है, ये जो बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल से पीसीटी बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो एफरेंट आर्टेरियोल आएगा ना, इस तरह से एफरेंट आर्टेरियोल आते जा रहा है, यहाँ से ऐसे आएगा और इधर से निकल जाएगा। जब इधर से निकलेगा तो हमको दिख रहा है कि ये इसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको यहाँ तक जाने के लिए कितना मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है? 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। वो 3 मेम्ब्रेन है क्या क्या? जैसे ये जो ब्लड वेसल है, इसका एक लेयर है, उसके बाद यहाँ पे जो गैप है उसमें प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बोमन कैप्सूल का एक लेयर। तो टोटल कितना लेयर हो गया? 3 लेयर। 3 लेयर से यहाँ से ब्लड का सब्सटेंस इधर पास कर रहा है। कितना लेयर से? 3 लेयर से पास कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ। आगे देखो बोल रहा है कि 3 लेयर है, इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल का जो लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं? इंडोथीलियम बोल रहे हैं ऑफ द ब्लड वेसल। इपिथेलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल का इपिथेलियम, मतलब ये जो बोमन कैप्सूल है ब्लैक वाला, इसका इपिथेलियम वाला लेयर। और यहाँ पे उसके बीच में एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इपिथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, द इपिथेलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दी 2 लेयर। दोनों लेयर के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर आगे आते हैं, द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। अभी इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, मतलब कि कितने लेयर से ब्लड पास कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट डायग्राम बनाए हैं। ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, ये ऊपर वाला ये जो देख रहे हैं, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज़ है, जहाँ से ब्लड यहाँ पे इसके अंदर में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जिसको बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बाद ये जो लेयर है ये हमारा बोमन कैप्सूल का एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। तो ब्लड यहाँ से पास कर रहा है, तो कितने लेयर को क्रॉस कर रहा है? एक ये लेयर, एक ये लेयर और एक लेयर, तब जाके इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है। तो इसी लेयर को हम लोग बोल रहे हैं, ये तीनों लेयर को क्रॉस करने के बाद जो है सो ब्लड हमारे इस रीजन में पहुंच रहा है। इस रीजन में जो ब्लड आ रहा है ये 3 लेयर को पास करके आ रहा है। ठीक है, ब्लड नहीं आ रहा, मतलब कि प्लाज्मा में से मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है एक्सेप्ट प्रोटीन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे यहाँ पे बोल रहा है, एक बार शुरू से रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। पहला स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन कराना, विच इज़ कैरिड आउट यूजिंग अ ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो हो कैसे रहा कि यहाँ पे ये जो फिल्टर हो रहा है ब्लड, यहाँ पे प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बाद ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। 1 मिनट में यहाँ पे कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है? यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहा है 1 मिनट में कितना हो रहा है? 1100 से लेकर के 1200 ml फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा। द ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ यूनिट। फिर बोल रहा है कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। मतलब कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड प्रेशर है, कौन सा ब्लड प्रेशर? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। कितना लेयर से ब्लड का यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है? 3 लेयर से। पहला लेयर क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। मतलब कि ये जो ग्लोमेरुलर का ब्लड वेसल है, किसके बारे में बोल रहा है? जैसे कि ये बोमन कैप्सूल है ना, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल में यहाँ पे जो कैपिलरी है ना, इस कैपिलरी के बारे में बोल रहा है। पहले ब्लड यहाँ पे आएगा, फिर बीच में एक गैप है उसको बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ब्लड इस लेयर से पास करेगा, तो यही 3 लेयर बन रहा है जहाँ से ब्लड क्रॉस कर रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। तो एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल हो गया, दूसरा हो गया इपिथेलियम ऑफ द बोमन कैप्सूल। तो दूसरा लेयर कौन सा है हमारा? ये वाला लेयर, इपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और बीच में एक लेयर है जिसको बोल रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे 3 लेयर के बोमन कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर। दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये वाला लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
फिर आगे बात करेंगे व्हेन दिस टू लेयर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। मतलब ये जो बोमेन कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल है उसको हम लोग बोल रहे हैं पोडोसाइट। यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट है इस तरह से, स्लिट पोर, और इसी स्लिट पोर से यहाँ ब्लड पास करके ये ग्लोमेरुलर स्पेस में चला जाता है। यहाँ पे इस स्पेस में एंटर करेगा, यहाँ पे इस स्पेस में यहाँ पे ये जो पोर्स प्रेजेंट है इसको बोल रहे हैं स्लिट पोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि टू लीव द माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द स्लिट पोर, filtration or slit pore, blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the plasma except the protein। मतलब कि यहाँ से ब्लड इतना फाइनली फिल्टर हो जाता है कि प्लाज्मा का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आकर के अकोमुलेट हो जाता है एक्सेप्ट फॉर द प्लाज्मा। प्लाज्मा को छोड़ करके सारा पार्ट ब्लड प्लाज्मा का कहाँ पे आ जाते हैं, प्रोटीन को छोड़ करके प्लाज्मा का सारा पार्ट कहाँ पे आ जाता है, इस स्पेस में आ जाता है, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसी को ये इसीलिए बोला जाता है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड पास कर रहा है, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड पास कर रहा है उसके प्लाज्मा का 90% पार्ट जो है सो इस रीजन में आ चुका है एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ करके 90% पार्ट जो है सो इस रीजन में आ चुका है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब इतना फाइनली फिल्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे कि सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके पूरा पार्ट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट द प्लाज्मा पासेस ऑन टू द ल्यूमन, सिर्फ प्लाज्मा को छोड़ करके सारा चीज़ आ चुका है, मतलब प्रोटीन को छोड़ करके सारा चीज़ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि एक मिनट में यहाँ पे कितना फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ उसको बोलते हैं GFR। क्या बोले कि एक मिनट में इस बोमेन कैप्सूल में कितना फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं, GFR। फिर बोल रहा है कि GFR इन एन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में GFR कितना है, 125 ml पर मिनट यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहा है। एक मिनट में 125 ml, तो टोटल मिला देंगे एक दिन में तो 180 लीटर पर डे हो जाएगा, ठीक है। GFR हेल्दी इंडिविजुअल में कितना है, 125 ml पर मिनट यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, की कितना रेट से यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, 125 ml पर मिनट से यहाँ फिल्टर हो रहा है। तो एक दिन में GFR कितना बन रहा है, 180 लीटर पर डे। ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये 180 लीटर पर डे फॉर्मेशन हो रहा है एक दिन में। फिर देखते हैं आगे बात करते हैं द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो किडनी है ना हमारे किडनी में यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जो कैप्सूल में यहाँ पे फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहा है, इसका हमारे किडनी के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म है इसको मेंटेन करने का। क्या मेंटेन करने का, कि एक दिन में 180 लीटर GFR का फॉर्मेशन रेट होना चाहिए, 125 ml पर मिनट होना चाहिए। इसको हमको मेंटेन करके रखना है, और मेंटेन करके कौन रखेगा, किडनी रखेगा। तो किडनी के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म प्रेजेंट है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिर बोल रहा है ऑन एन वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट यूजिंग जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। एक apparatus है जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। उसमें क्या होता है सो देखते हैं। JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय, पहला नंबर बात है, फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे पहला नंबर बात करेंगे कि JGA apparatus हम लोग लिखेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। पहला नंबर बात लिखेंगे कि ये फॉर्म किससे हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय, ये फॉर्म्ड हुआ है DCT प्लस एफरेंट आर्टेरियोल से। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन। JGA क्या है, एक सेंसिटिव रीजन है। फॉर्म बाय, किसके कैसे फॉर्म हुआ, फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब कि ये जो DCT है इसमें सेलुलर मॉडिफिकेशन हो गया है, और ये एफरेंट आर्टेरियोल के जब कांटेक्ट में आ रहा है तो एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम लोग बोल रहे हैं JGA। क्या बोल रहे हैं उसको, JGA बोल रहे हैं। JGA इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। मतलब उनके लोकेशन में, जैसे कि उनका जो लोकेशन है यहाँ पे, ये बोमेन कैप्सूल PCT, देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे PCT, ये लूप ऑफ हेनले, और ये DCT,
इस तरह से DCT होता है। तो JGA कैसे बन रहा है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे JGA। किसी किसके मिलने से बना, DCT प्लस एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, उस मॉडिफिकेशन को बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे JGA, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बोला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। एफरेंट आर्टेरियोल अच्छा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में होगा। कौन कौन, DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे JGA। फिर बोला अ फॉल इन द GFR, अगर मान लो GFR घट गया, मतलब कि 125 ml पर मिनट बनना चाहिए, मान लो 110 ml बनने लगा, तो GFR को क्या बोलेंगे कि रेट घट चुका है। फॉल इन द GFR कैन एक्टिवेट दी JG सेल, अब जैसे फॉल हुआ ना तो एक्टिवेट कर देगा JG सेल टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू द नॉर्मल। मतलब कि जब बोल रहा है कि अगर GFR नॉर्मली कितना होना चाहिए, 125 ml पर मिनट होना चाहिए। अगर एक केस ले लेते हैं कि GFR 110 ml पर मिनट हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लिखा है कि फॉल इन द GFR कैन एक्टिवेट, हमारे किडनी में एक सेल होता है जिसको बोलते हैं JG सेल। क्या बोलते हैं, JG सेल। वो रिलीज़ करता है रेनिन, क्या रिलीज़ करता है, रेनिन रिलीज़ करता है। और ये रेनिन क्या कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू द नॉर्मल। मतलब कि किडनी के JG सेल से रिलीज़ होता है रेनिन, वो रेनिन क्या कर सकता है, वो स्टिमुलेट कर सकता है कि जो GFR 125 ml होना चाहिए, अभी 110 जो ml हो चुका है, उसको वापस से नॉर्मल में कौन लेकर के आ सकता है, JG सेल लेकर के आ सकता है। वही लिखा है कि GFR फॉल एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू द नॉर्मल। उसके बाद GFR नॉर्मल से वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ क्या लिखा, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज। लेकिन यूरिन कितना रिलीज हो रहा है, 180 लीटर फिल्ट्रेट तो यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे 180 लीटर फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। लेकिन हम लोग बाहर कितना करते हैं, यूरिन कितना करते हैं, 1.5 ही लीटर यूरिन हमारा निकल रहा है। तो यहाँ से बोल रहा है सजेस्ट द नियरली, और ये बताना क्या चाह रहा है कि 180 लीटर में सिर्फ 1.5 ही लीटर बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो इसमें 99% क्या हो गया, वापस से ब्लड में चला गया। 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि पहला नंबर में क्या हुआ, पहला नंबर में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, पहला स्टेप यूरिन का फॉर्मेशन में फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पे 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा था, जिसमें से 1.5 ही लीटर हम लोग बाहर कर रहे हैं। मतलब 99% जो फिल्ट्रेट है वापस से कहाँ पे चला गया, वापस से ब्लड में ही चला गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। बोल रहा है द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल हैज़ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और अ पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली whereas नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एग्जाम में पूछता है कि सोडियम, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम जो है ब्लड में वापस से कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, और एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली लिखा, मतलब यहाँ पे एनर्जी लगा करके। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, मतलब यहाँ एनर्जी लगा करके उसको मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जैसे हम बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, यहाँ पे जो कलेक्शन आया है इसको हम लोग बोले फिल्ट्रेट। क्या बोले, फिल्ट्रेट बोले इसको। ये फिल्ट्रेट इधर आ रहा है, लेकिन इस ब्लड में से प्लाज्मा का 99% यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ प्लाज्मा में ब्लड में बचा है प्रोटीन उसका। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट है, ऐसा चीज़ प्रेजेंट है जो बॉडी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है। तो इसमें से 99% जो फिल्ट्रेट है वापस से कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गया, जो इस तरह से कैपिलरी नेटवर्क है पेरिट्यूबुलर, उसमें वापस से रीअब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, वो वापस से चला गया। कितना, 99% फिल्ट्रेट का यहाँ पे जो कलेक्ट किए वो वापस से कहाँ पे हम लोग डाल दिए, वापस से हम लोग इस ब्लड के कैपिलरी में ही डाल दिए। इसी स्टेप को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर बोल रहा है
कि अच्छा उसमें से जो एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि एग्जांपल कुछ दिया है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब एनर्जी लगा करके उसको हम वापस से ब्लड में खींच लेंगे। फिर बोल रहा है वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट, लेकिन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो कुछ कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट को वापस से एब्जॉर्ब किया जा रहा है और वो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ऑल्सो अकर बाय पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, वो भी पैसिवली ही हो रहा है। यहाँ लिखा ना पैसिवली, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है फिल्ट्रेट से वापस से ब्लड में, वो किस किस मैकेनिज्म से हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या पैसिव, तो वो हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे जब यहाँ पे ये फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहा था तो उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो है कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट या कुछ भी प्रोडक्ट जो है बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है वो इस ब्लड में ही रह गया, तो इसको वापस से फिल्ट्रेट में हम लोग सिक्रीट कर देंगे। इसी स्टेप को बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। जब वापस से इसको सिक्रीट करेंगे क्या बोलेंगे उसको, ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक H+, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। कहाँ पे, फिल्ट्रेट में वापस से डाल रहा है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड को मेंटेन कौन कर रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन में लिखेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में लिखेंगे क्या कर रहा है ये कर रहा है कि इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे लिखेंगे इट हेल्प्स इन आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ फ्लूइड। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड को ये मेंटेन कर रहा है, याद रखना। कौन मेंटेन कर रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन मेंटेन कर रहा है, आयोनिक एंड एसिड बेस के बैलेंस को फ्लूइड में मेंटेन करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 स्टेप खत्म हुआ कि यूरिन फॉर्मेशन का कितना स्टेप हम लोग बताएं, 3 स्टेप। पहला स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप हो गया हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास सिक्रेशन। ठीक है, अभी हम लोग देखो यहाँ से शुरुआत से बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन कितना होता है, नेफ्रॉन हमारे पास एक किडनी में 1 मिलियन होता है, तो 2 किडनी में कितना हो गया, 2 मिलियन हो गया। अब देखिए यहाँ से ये किडनी के बारे में हम लोग बात की कि किडनी का 2 रीजन है, इसको बोले कॉर्टिकल रीजन, इसको बोले मेडुलरी रीजन। जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेडुला इस तरह से डिवाइड हो चुका है, इसको बोले मेडुलरी पिरामिड बोले। तो यही सब स्ट्रक्चर हमको याद रखना, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। एक और यहाँ पे ये डायग्राम वाला ये इंपॉर्टेंट है कि जब बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर का ये जो नेटवर्क है इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं मालपेजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पोसेल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इसके आगे हमारे पास 2 टॉपिक और बच गया, 3 टॉपिक। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल की पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले करता क्या है, अब मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक आ जाएगा रेगुलेशन की किड इसका मेंटेनेंस कैसे हम लोग करते हैं, रेगुलेशन और मिक्चुरेशन, और लास्ट में आ जाएगा डिसऑर्डर करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मतलब एक लेक्चर और लगेगा, लगभग 40 मिनट का और वीडियो है, उसके बाद ये भी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसीलिए हम लोग इसको अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है हम लोग, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या और भी आप हमसे कुछ चाहते हैं कि किस टाइप का वीडियो बनाएं, क्या किस टॉपिक पे बनाना, ये सब आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट।